आज के इस कार्यक्रम युव दर्शन में आप सभी का स्वागत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में आज के समय में युवा भी अपनी एक अहम भागीदारी निभा रहे हैं। आज हमारे साथ श्रेया हैं, सुमित हैं और आज हमारा चर्चा का विषय है कृषि अनुसंधान और नवाचार में युवाओं की सशक्त भागीदारी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सुमित जी, हम आपसे जानना चाह रहे थे, जैसे हमें पता चला कि आप पीएचडी के छात्र हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस विषय पर आपकी रिसर्च चल रही है या उसके बारे में थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ। पीएचडी जो मैं कर रहा हूँ उसका टॉपिक जो है मेरा वो है आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ सोयाबीन जीनोटाइप्स फॉर ड्रॉट टॉलरेंट ट्रेट्स एंड इट्स वैलिडेशन थ्रू मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ये मेरा थीसिस का रिसर्च है और सोयाबीन एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। तो इस पीएचडी के रिसर्च में मुझे ऐसे किस्मों को ढूंढना है जिनमें ऐसी खासियत है कि वो कम पानी में भी अपना यील्ड उनमें लॉस ना हो पाए। और सोयाबीन के 200 किस्मों की जानकारी भी मुझे प्राप्त करनी है कि उनमें किस समय फूल आते हैं, किस समय वो मैच्योर होती है, उनमें किस प्रकार के रूट्स में रूटिंग सिस्टम क्या होता है, उनकी हाइट क्या होती है। तो बहुत सारी इस प्रकार के हैं और ताकि हम मेरे रिसर्च से हम ऐसे जीनोटाइप्स को ढूंढ पाएँ, ऐसे वैरायटीज़ को ढूंढ पाएँ जिनके द्वारा उनकी क्रॉसिंग करके हम फर्दर अच्छे ड्रॉट टॉलरेंट वाली वैरायटीज़ को डेवलप कर पाएँ ताकि किसान और भी इन्हें अच्छे से लगा पाएंगे। हमने ये देखा है कि 12th के बाद लोग या तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं या मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं। आज के समय में लोग आईटी के फील्ड में जा रहे हैं। लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में कैसे नहीं आ पा रहे हैं? मतलब अगर किसी को इस क्षेत्र में आना हो, पढ़ाई करनी हो, शिक्षा लेनी हो, तो वो क्या प्रोसेस क्या होगा? श्रेया, देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एकेडमिक रूप से शिक्षित किसानों की संख्या हमारे देश में बहुत कम है। पर मैं ये बताना चाहूँगी कि भारत में कुल 113 ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की इंस्टीट्यूट्स है, साथ ही साथ 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है। तो जो भी युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो बेझिझक आ सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर एंट्री की बात करी जाए तो 2 लेवल पे एंट्री कोई भी युवक ले सकता है, वो अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर PG PhD लेवल। अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल में कोई जाना चाहता है तो उसके भी 2 तरीके हैं। ICAR हर साल एक देश भर में एक परीक्षा कराती है जिसका नाम AIEEA है। तो उस परीक्षा दे के भी लोग आ सकते हैं या फिर एक स्टेट लेवल की परीक्षा होती है। और अगर झारखंड की बात करें तो इस परीक्षा का नाम JCECE है। तो इस परीक्षा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। सुमित जी, जो एडमिशन की बात हो रही है तो मुझे ये जानना था कि चूँकि आपने पहले इसकी पढ़ाई की और अब आप PhD तक पहुँचे हैं, मुझे ये जानना था कि क्या इस क्षेत्र में युवा जो है वो आ रहे हैं, पहले से आंकड़ा बढ़ा है या घटा है इस क्षेत्र में युवाओं को लेकर के, मतलब युवा आ रहे हैं या नहीं? जी, युवाओं का इस क्षेत्र के प्रति जो पहली सोच रहती थी, जो मानसिकता उनके प्रति उनके दिमाग में रहती थी, वो काफ़ी हद तक बदली है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो झारखंड का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय, इसके बहुत सारे और भी सब कैंपस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में खुले हैं। देवघर, गोड्डा वगैरह में इसके सब कैंपस खुले हैं और सीटों की वृद्धि भी हुई है और छात्र भी इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं। पिछले 10 सालों का अगर आंकड़ा देखें तो इसमें 70 से 75% से भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और अभी भी ये बढ़ोतरी चल रही है। तो सरकार इस पर बहुत अच्छा कदम ले रही है। श्रेया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके सहपाठी हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, क्या वो भी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। उनकी पहले वाली पीढ़ी कृषि से ही रिलेटेड है। बट बहुत ये हैं कि जिनकी कोई मतलब पहले उनके कोई एग्रीकल्चर में नहीं है, बट फिर भी वो लोग इसमें रुचि रख रहे हैं क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इस फील्ड में, जो नए शोध हो रहे हैं इस फील्ड में, उससे वह आकर्षित हो रहे हैं और वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। जैसे कि श्रेया ने जिक्र किया नए शोध और टेक्नोलॉजी का जो है, उस पे सुमित जी हम आपसे जानना चाह रहे थे कि अभी के समय में युवा जो हैं वो इस क्षेत्र में और क्या नया कर रहे हैं, और जब युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर, अगर उसके बारे में आप कुछ बता पाएँ। जी, स्टार्टअप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के अंदर और युवाओं ने इसमें बहुत सारा काम भी किया है। जैसे मैं एक स्टार्टअप है कि हम जानते हैं कि सब्जियां लगाना जो है ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है और इसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है और इसे खुले एनवायरनमेंट में लगाना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि कीड़े और बाकी बीमारियां उनमें लगती है।
तो कई स्टार्टअप ऐसे शुरू किए गए हैं जो छोटे स्तर पे छोटे किसानों को ग्रीन हाउस या फिर पॉली हाउस जैसी सुविधाएं दें, ताकि वो उन सब्जियों को पॉली हाउस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उन्हें लगा पाएँ, और जिस समय उस पौधे का टेम्परेचर नहीं है तब उसे कंट्रोल करके उसको उसके अनुकूल ग्रो कर पाएँ। और भी बहुत सारे स्टार्टअप हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि देश में स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाई जाती है जिस कारण से प्रदूषण फैल रहा है हरियाणा पंजाब में, तो उसके लिए आईआईटी दिल्ली से भी बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया है, जिसके द्वारा हम पराली को, उसमें सेल्यूलोज कंटेंट होता है, उसे डिकम्पोज करके और उसके पल्प से हम लोग थाली कटोरियाँ बना सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जो आज के समय हम लोग शादियों में देखते हैं कि प्लास्टिक और प्लास्टिक के ग्लास इस्तेमाल करके उन्हें फेंक दिया जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसका इस्तेमाल करके ये सब चीज़ों को युवा कर रहे हैं और इससे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल रहा है। इसमें मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि आजकल जो मशीन है फार्म की उसे रेंट पे दे रही हैं, तो जिससे जो किसान वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो रेंट पे लेकर अपना काम कर सकते हैं। और सूर्य की ऊर्जा इस्तेमाल करके इरिगेशन का, सिंचाई का ऐसी भी कंपनियां आ रही हैं जो कि ऐसी मशीन्स बना रही हैं जिससे जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें किसी पंप का ज़रूरत ना हो, तो ईंधन ना लगे, तो उसके लिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुमित जी, भारत में अभी भी मात्र 40% किसान ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि विदेशों में, अमेरिका में 90-95% तक, जर्मनी में 75% तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो पा रहा है। आपके हिसाब से हमारे जो यूथ हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इनोवेशन में काम कर रहे हैं, ये डिफरेंस को कैसे कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि एक साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करता है और उसके लैब में वो ये सब चीज़ें बनाता है, बट इस रिसर्च को हमें किसानों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें हमारा रोल है एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ एक ऐसा ब्रिज है, ऐसा पुल है जिसके द्वारा हम लोग नए तकनीक जो कृषि विश्वविद्यालय साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं उसे अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू पहुंचाएं, किसानों तक पहुंचाएं, और युवा जो नए इसमें इस फील्ड में आ रहे हैं, जो रुचि ले रहे हैं, वो इस जो इनोवेशन हो रहे हैं जो किसानों को नहीं पता है उस पर खुले में जाके उसका अवेयरनेस करें या फिर उस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें ताकि ये डिफरेंस को कम किया जा सके। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ाई की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र में पढ़ने की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ खेती समझ में आता है। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं इस बारे में कि एग्रीकल्चर एज अ होल के अंदर क्या क्या, किन किन विषयों की पढ़ाई होती है या क्या क्या स्ट्रीम्स होते हैं? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर अगर हम सिर्फ सोचते हैं तो लगता है खेती बाड़ी, पर एग्रीकल्चर के अंदर पशुपालन भी आता है, इसके अंदर मछली पालन भी आता है, और तो और मशरूम प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया जिसमें फूल पौधों और फलों और सब्जियों की पढ़ाई होती है, वैसे ही जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक डिपार्टमेंट हो गया, सॉइल साइंस एक डिपार्टमेंट हो गया जिसमें मिट्टी की पढ़ाई होती है। तो ऐसे ऐसे बहुत अलग अलग ब्रांचेज हैं, इसमें डिपार्टमेंट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत ट्रेडिशनल खेती हो रही है भारत में, यहाँ पर सब निर्भर होता है बारिश पे। युवा ऐसा इस क्षेत्र में नया क्या कर रहे हैं कि हम बारिश पर निर्भर ना हो, क्योंकि अगर बारिश कम हुई तो फसल नहीं होगी, अगर ज़्यादा हो गई तो फसल खराब हो गई। तो युवा इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, क्या नया इनोवेशन हो रहा है ताकि बारिश पर निर्भरता हमारी कम रहे? इसके लिए बहुत सारा रिसर्च जो है वो अभी चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा इशू है, मुद्दा है, जिसमें किसान जो है वो फसल को काट के और उसमें आग लगा देते हैं, जिस कारण से बहुत सारा पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे रिपोर्ट के आधार पे कई सारी ऐसी रिपोर्टें हैं जिनके आधार से हमें ये भी पता चला है कि 75% जो है एग्रीकल्चर एमिशन, जो मीथेन का एमिशन जो है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, जैसे एक पूसा डिकम्पोज़र का के बारे में हम जानते हैं, जो IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली की संस्थान है, इन्होंने एक पूसा डिकम्पोज़र बनाया है। इस पूसा डिकम्पोज़र को अगर किसान खेतों में छिड़कते हैं, जब फसल को वो काट के उनकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनमें जब पूसा डिकम्पोज़र स्प्रे करेंगे तो इनमें कुछ ऐसे फंगस प्रेजेंट हैं जो फसल को सड़ा देते हैं खेतों में ही, और इससे हमारे सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स भी बच जाएंगे और बहुत सारे माइक्रोबियल ग्रोथ भी इसमें प्रमोट होगा।
और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि देश में बहुत सारे किसान जो है वो गाय और बकरियां पालते हैं। तो हम जानते हैं कि बकरियां गाय जो है इनसे भी मीथेन एमिशन हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि उनके पेट में इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिन कारण से वो मीथेन गैस छोड़ते हैं, तो उनके पेट के बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हरित धारा जैसे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जो युवा भी इसे बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और इस प्रकार से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को ठीक कर सकते हैं। श्रेया, अभी भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र करते हैं कि मोटे अनाज को हमें और प्रमोट करना है। इसको एज अ यूथ आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मोटे अनाज जैसा कि हम इंग्लिश में जानते हैं, इसको मिलेट्स भी बोलते हैं, और मोटे अनाज जो हैं वो आजकल बहुत चर्चा में भी हैं अपने पोषण, जो उनसे पोषण मिलता है उसके कारण। तो उनमें 15 से 20% तक डाइटरी फाइबर्स होते हैं, 60 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 2 से 5% फैट होते हैं, और प्रोटीन की मात्रा उनमें 7 से 15% तक होती है। और इसकी यही गुणवत्ता को देखते हुए और इसके और प्रचार और प्रसार के लिए जो 2023 को हम लोग एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य संबंधी बात की जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली डायबिटिक जिनको लोगों के लिए। तो उनके में क्या है कि जो रक्त में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसको ये नियंत्रित करने में बहुत हद तक लाभदायक है। और हार्ट के पेशेंट्स में, हृदय के पेशेंट्स में ये बहुत अच्छे एक अनाज के रूप में खा सकते हैं, क्योंकि वो जो भी रिस्क है उसको कम कर देगा। और वेट लॉस के लिए, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर की कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वेट लॉस के लिए ये अच्छा है अनाज। एक शब्द में भी कुछ पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ कि जैसे मोटे अनाज मिलेट्स को प्रमोट तो किया जा रहा है, पर इसका मेन कारण ये है कि इस फसल को लगाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता बहुत कम है। और झारखंड जैसा प्रदेश जहाँ पे पानी और मिट्टी को बचाने के लिए बहुत दिन से सरकारें बहुत स्कीम चला रही है, जिस कारण से पानी और मिट्टी को बचाया जा सके, तो ये जो मिलेट है इसे लगाकर इसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, जिस कारण से किसान को कम सिंचाई की व्यवस्था अगर उनके पास नहीं भी है और वो रेनफॉल पे डिपेंड है, रेनफॉल पे वो डिपेंड करते हैं, तो उस प्रकार की कृषि से वो मुक्त हो सकते हैं। और मिलेट्स को लगा के वो उनकी इनकम भी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, आटा हो गया, जो कि बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। सुमित जी, एक और सवाल इसी में एडेड है कि जब आपने जिक्र किया कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पानी की कमी है, ज़मीन में मिट्टी में भी थोड़ा परेशानी है, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो झारखंड का डाइवर्सिटी है उसमें किसानों को किस तरह की खेती करनी चाहिए? झारखंड जैसे हम जानते कि एक पठारी जगह है और यहाँ पे पानी को बचाना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे किसानों को ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनमें पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि मिलेट जो है आप इसे चुन सकते हैं, या फिर रबी के सीज़न में जैसे लोग गेहूं लगाना पड़ता है, तो गेहूं में हमें काफ़ी इरिगेशन जो होती है उसमें देनी पड़ती है ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो, पर किसानों के पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो चने की खेती कर सकते हैं जिस पे मतलब पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, और बाकी इस तरह की फसलों का वो चुनाव कर सकते हैं। और इससे जितनी भी वो जानकारी उन्हें चाहते हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र भी जा सकते हैं, जहाँ पे उन्हें हर प्रकार की फसल किस समय उन्हें लगाना है और कौन सी फसल कम पानी में हो उनका चुनाव कैसे किया जाए। श्रेया, हम ये जानना चाह रहे थे कि एक तो ट्रेडिशनल खेती हो रही है, दूसरी ऑर्गेनिक हो रही है, और तीसरा जो अब के हमारे युवा कर रहे हैं जिसमें वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों में अंतर क्या है? ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है वह जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो किसान अपनाए हुए हैं उसी पे चलती है। उसमें क्या होता है कि कोई भी साइंटिफिक विश्लेषण का उसमें कोई रोल नहीं होता है। उसमें जैसे किसानों का अनुभव होता है वो उस हिसाब से अपनी खेती कर देते हैं। वही अगर ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो ऑर्गेनिक खेती में ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, हम जितना केमिकल्स को जितना कम यूज़ कर सकें उस पर ज़्यादा फोकस होता है। और वही अगर जो अभी स्मार्ट फार्मिंग हो रही है उसके बारे में अगर बात करें तो उसका एक जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि कैसे हम संसाधनों की पूर्ण रूप से यूज़ उसे कर सकते हैं ताकि हमारी खाद्य की जो उत्पाद है वो बढ़ सके, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकें। शब्द कुछ बोलना चाहता हूँ, जैसे कि श्रेया ने बताया कि स्मार्ट फार्मिंग के बारे में, तो आज के समय हम जानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, पानी हमारे पास बहुत कम बच रहा है, मिट्टी ख़राब होती जा रही है,
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे ऐसे औजार हैं जिनके द्वारा हम लोग खेती और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम बीमार पड़ते हैं तो हम उस समय जाते हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, वैसे हमें पता नहीं चलता कि हमारे पौधे कब बीमार पड़ रहे हैं, उनमें कब उन्हें पानी चाहिए। तो हम ऐसे कई तरह के नैनो बायो सेंसर्स आते हैं जो हम प्लांट्स में लगा के उनकी रियल लाइफ डेटा, उनका रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार उनमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है या किस प्रकार उनको पानी चाहिए या न्यूट्रिएंट्स की उनमें कमी हो रही है। जैसे कि अभी हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उसमें यूथ की भागीदारी की बात कर रहे हैं, श्रेया आपके हिसाब से यूथ इस क्षेत्र में भारत की खेती कृषि को किन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और आने वाले कितने समय में ये हो पाएगा? देखिए, भारत के यूथ में पोटेंशियल बहुत है, तो और जो भारत का अभी यूथ है वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से उपयोग में ले रहा है और उसे बहुत अच्छे जगहों पर लगा रहा है, जैसे नए स्टार्टअप बना रहे हैं। और वो युवक ये भी समझ चुका है कि जो कृषि क्षेत्र है इसमें बहुत सारे व्यवसाय भी जनरेट हो सकते हैं। और जैसे वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट आजकल युवकों में है, इसका ये मतलब है कि अगर वो टमाटर बेचेगा मार्केट में तो उससे ज़्यादा उसे मुनाफा तब होगा जब वो टमाटर की केचप या फिर सॉस बना के बेचे। तो इसका भी युवक ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी यूज़ करके ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। सुमित जी, हम ये जानना चाह रहे थे, चूँकि आप पीएचडी कर रहे हैं, अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से वो अनाज हैं जो झारखंड में उगाए जा सकते हैं और जो यहाँ के किसानों को अपनी आय बढ़ाने में भी उनकी मदद करेगा, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि उनके आसपास जो सुविधाएं उन तक मुहैया कराई जा सकती हैं उसके हिसाब से? ऐसे कई सारे हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर हमें मुनाफा जो है वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से होता है, जैसे बागवानी। तो झारखंड में हमें ऐसे किस्मों को तैयार करने की ज़रूरत है, ऐसे सेब की खेती या चाय की खेती जिनसे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और इनका ट्रायल ऑलरेडी झारखंड में चल भी रहा है। कई जगह पे जहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, जैसे नेत्रहाट वगैरह की तरफ हम जाते हैं जब, तो वहाँ ठंडा मौसम रहता है, ऐसे में वहाँ संतरे की खेती या बागवानी में जैसे हमारा एप्पल की खेती, इस प्रकार की क्रॉप्स को हम लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लिनसीड हो गया, लिनसीड या फिर सोयाबीन हो गया। सोयाबीन के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में। जैसे जानते हैं कि हम इंडोनेशिया से हम बहुत ज़्यादा सोयाबीन या पाम ऑयल खरीदते हैं। तो अगर देश में सोयाबीन वगैरह को प्रमोट करना है तो उसकी खेती अगर हम अच्छे से करेंगे और इसके प्रोसेसिंग प्लांट्स अगर बने देश में, तो इसकी प्रोसेसिंग प्लांट अगर इस्टेब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट भी, तो इससे बहुत सारे किसान इसे उगाएंगे और इससे बहुत सारा डायरेक्ट पैसे, क्योंकि ये सब कैश क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स यानी इनसे डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल सकता है। शुगर केन वगैरह का खेती करके इन्हें पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू राइस एंड वीट उनकी खेती से। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो किसान कर रहे थे उनकी आय में बढ़ोतरी युवाओं के मदद से कैसे की जा सकती है? हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वही वैल्यू एडिशन करके, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम जो हमारा उत्पाद है उसमें वैल्यू ऐड करके उसे बेच सकते हैं। बाकी तकनीकी चीज़ें तो है ही कि हम आजकल बहुत सारी जो प्लेटफॉर्म्स आ गई हैं उस पर वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और बाकी युवा भी कृषि विज्ञान केंद्र में से जाके जुड़ रहे हैं और वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं कि कैसे एक छोटे से लैंड में भी ग्रीन हाउस के द्वारा अच्छी फसलें उगाई जा सकें। ट्रेनिंग कितना मददगार है उन किसानों के लिए जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी ऐसे कई तरह के ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स कराती हैं जहां किसानों को बुलाया जाता है और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ समझाया जाता है, बताया जाता है। तो ये कितना मददगार है और इसमें युवा और उनकी कितनी हेल्प कर सकते हैं? जैसे ट्रेनिंग जो है ये बहुत एक तरह से एक ब्रिज है और इससे जो एक टेक्नोलॉजी और फार्मर्स के बीच में जो एक गैप बन चुका है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं इसके द्वारा। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स या फिर बहुत सारी ऐसी तकनीक जो कृषि विश्वविद्यालय बनाती तो है पर ये किसानों तक या युवाओं तक ये पहुंच नहीं पाते। तो युवाओं के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स
उन्होंने शुरू किए हैं, जो जैसे कि कई सारे ऐप्स हैं जिनके द्वारा हम ऐप के द्वारा ही हम अपने प्लांट को चेक कर सकते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या प्रॉब्लम ये सब चीज़ें फेस हो रही है। और बाकी ट्रेनिंग की बात रही तो ट्रेनिंग के लिए जैसे किसी कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं, या फिर जो छोटे NGOs खुले हुए हैं, बहुत सारे NGOs झारखंड में भी हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छे मेन है कि अच्छे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन, जैसे नैनो यूरिया वगैरह का प्रमोशन वगैरह, ये सब अच्छे से हो तो ये एक अच्छा स्टेप रहेगा। जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो पहले अपना करियर इंजीनियरिंग में देखते हैं, मेडिकल क्षेत्र में देखते हैं, IT क्षेत्र में देखते हैं और तमाम क्षेत्रों में देख लेते हैं। अगर वो वहाँ नहीं आ पाते हैं तब वो एग्रीकल्चर को एज एन ऑप्शन देखते हैं। आप युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे, युवाओं को, कि इस क्षेत्र को भी एज अ करियर ऑप्शन देखना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में होते हैं उस समय से ही उन्हें ये सिखाया जाता है कि इंजीनियरिंग एक बैकग्राउंड है, MBBS करके डॉक्टर बनना एक बैकग्राउंड है, पर उन्हें ये कभी भी नहीं बताया जाता कि एग्रीकल्चर भी एक फील्ड है जिसमें आप आगे जा सकते हैं और इसमें भी बहुत सारे शोध चल रहे हैं। तो एक स्कूल लेवल पर से हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर में भी ये हैं, और जो रिसर्च कर रहे हैं वो स्कूल में जाके प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि क्या अभी करंट रिसर्च चल रही है, क्या इसमें आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है कि लोगों को और बच्चों को इतने इसके बारे में मालूम ही नहीं है, क्या शोध चल रही हैं, कैसे इसमें आ सकते हैं। तो इस गैप को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसी में मैं एक पॉइंट इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ। जैसे कि जाते कि हम किसी जगह घूमने जाते हैं, जैसे हम कोई पार्क जाते हैं तो वहाँ हमें अच्छा लगता है घूम के, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में अगर फार्मिंग टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, जैसे फार्मिंग टूरिज़्म का मतलब हो गया कि ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें जिसमें फार्मिंग करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है, या वो तो बाहर से जो लोग एग्रीकल्चर को नहीं जानते हैं वो उस पार्क में आए और देखें कि वहाँ पे किस प्रकार से फसलें लगी है, या फिर उसमें गाय बकरियों को कैसे रखा जाता है, उनसे कैसे दूध निकाला जा रहा है, या पोल्ट्री कैसे की जाती है। तो फार्म टूरिज़्म अगर प्रमोट किया जाए तो इससे लोगों में फार्मिंग के प्रति एक अच्छा अप्रोच भी डेवलप होगा और उनकी सोच भी इस फील्ड में चेंज होती रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। साथियों, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आप तक नए नए इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ और उससे आपकी ज्ञान में वृद्धि हो सके। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।